नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी वाले कैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में जीते चुनाव। 2 दिन के बाद करूंगा पर्दाफाश, केजरीवाल ने विधानसभा में कर दिया बड़ा दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, पटेल नगर से चुनाव लड़ चुके प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में शामिल। आगे खबर में जिक्र होगा कि काली जैकेट के साथ विपक्षी सांसद, अडानी मामले पर संसद परिसर में किया प्रदर्शन, राहुल गांधी भी हुए इसमें शामिल। खबर में आगे जिक्र होगा कि डीएनए वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी को दी बड़ी चुनौती। और आगे आपको बताएंगे कि शिक्षा बजट में कटौती, आरक्षण, पेपर लीक जैसे मुद्दे के खिलाफ सड़कों पर एनएसयूआई कार्यकर्ता, पुलिस ने लिया हिरासत में। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी वाले कैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में जीते, 2 दिन बाद पर्दाफाश करूंगा, केजरीवाल ने विधानसभा में कर दिया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में कहा कि वो 2 दिन में बीजेपी का भंडाफोड़ करेंगे। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कैसे हरियाणा महाराष्ट्र में जीत दर्ज की है, 2 दिन बाद पर्दाफाश करेंगे। केजरीवाल ने आगे ये भी दावा किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीतती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया जाएगा। इससे दिल्ली वालों को बिजली इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा और पूरा वेतन बिजली बिल में चला जाएगा। दिल्ली विधानसभा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर अटैक किया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मुझ पर दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंपने का दबाव बनाया गया था। जब मैंने इनकार कर दिया तो मैं सोच रहा था कि शायद इसी वजह से मुझे जेल भेजा गया। केजरीवाल ने विधानसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर दिल्ली में लोग बीजेपी को वोट देते हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही वो दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, पटेल नगर से चुनाव लड़ चुके प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, यहां पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल जारी है। बुधवार को बीजेपी नेता प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने 2020 में बीजेपी की टिकट पर रिजर्व सीट पटेल नगर से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद से हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद बीते जुलाई महीने में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रवेश रतन जाटव समुदाय से आते हैं। उन्हें पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल कराया गया। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से अपना बदला ले लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। काली जैकेट के साथ विपक्षी सांसद, अडानी मामले पर संसद परिसर में किया प्रदर्शन, राहुल गांधी भी हुए इसमें शामिल। जहाँ दोस्तों, संसद की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से सुचारू रूप से चलने के बाद गुरुवार को बाधित हो गई। दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने अडानी मामले पर जमकर हंगामा किया। संसदीय कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसद ने अडानी ग्रुप से जुड़े मसले पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने मामले की जाँच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग भी दोहराई। संसद भवन के मकर द्वार से थोड़ी दूर पर विपक्षी सांसद एकत्र हुए और वहीं प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पहली बार सांसद बनी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय करने जाने की मांग की। प्रियंका गांधी ने लंबी सी काली जैकेट पहन रखी थी, लेकिन अन्य सांसदों की जैकेट पर मोदी अडानी एक है लिखा हुआ था। सांसद प्रधानमंत्री को सदन में आने की मांग कर रहे थे, साथ ही अडानी मसले पर जवाब देने की मांग कर रहे थे। हालांकि इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डीएनए वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी को दी बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा का जिक्र करते हुए डीएनए की बात कही। उनके इस बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। सीएम के इस बयान पर चहुओर सियासी बयानों का दौर जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद ने सीएम को अपना डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती भी
दी। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप डीएनए की बात ना किया करिए। डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। भगवा पहन करके, योगी हो करके इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं और आप भी अपना टेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। सीएम के इस बयान पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जनता ने बता दिया है कि योगी जी राम के नहीं हैं। इस चुनाव के परिणाम में अयोध्या की जनता भगवान राम का संदेश है कि योगी जी राम के नहीं हैं। उनसे पूछिए कि लखनऊ में जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है उसे क्यों नहीं बनने दिया गया। 8 साल में वो काम पूरा नहीं हुआ। जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर लोग माल्यार्पण ना कर सके, इसके लिए पूरी फोर्स लगाने वाले लोग समाजवादी महापुरुषों के बारे में कब से बात करने लगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिक्षा बजट में कटौती, आरक्षण, पेपर लीक जैसे मुद्दों के खिलाफ सड़कों पर एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस ने हिरासत में लिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के लिए न्याय और शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस ने हिरासत में ले लिया और ये प्रदर्शन एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में किया गया। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार में छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। शिक्षा बजट में कटौती, ना के बराबर भर्तियां, आरक्षण के नाम पर धोखा, पेपर लीक और परीक्षा घोटाले से युवाओं का जीवन तबाह हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर एनएसयूआई ने अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में मोदी सरकार की छात्र विरोधी नीतियों और नीयत का पुरजोर विरोध किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के बाजुओं में दम नहीं जो कांग्रेस सरकार गिरा दे, भाजपा को सत्ता से दूर होने का दर्द नहीं हो रहा बर्दाश्त। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को बिलासपुर में 2 साल पूरा होने का समारोह आयोजित करने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी सुक्खू सरकार पर लगातार निशाना साध रही है, जिस पर अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया है। अग्निहोत्री ने कहा है कि भाजपा पहले भी सरकार गिराने का प्रयास भाजपा ने किया था, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई। इसके बाद अगर भाजपा फिर से सरकार को गिराने का दोबारा प्रयास करेगी तो प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 से बढ़कर 45 हो जाएगी और कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यक्रम को लेकर भाजपा लोगों के बीच में झूठ फैला रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल से कम के कार्यकाल में ही 5 गारंटियों को पूरा कर लिया है। भाजपा इसे पचा नहीं पा रही है, इसलिए भाजपा 2 सालों से कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। सरकार को गिराने के षड्यंत्र में विफल रहने के बाद अब भाजपा आर्थिक मोर्चे पर सरकार को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता लगातार दिल्ली जाकर हिमाचल को मिलने वाले बजट को रोकने का काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2014 से ही नेहरू की आलोचना से चल रहा शासन, जयराम रमेश का मोदी सरकार पर हमला, गिनाई कई घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जवाहरलाल नेहरू की आलोचना को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। जयराम रमेश ने कहा कि नेहरू के आलोचक और प्रशंसक दोनों ही उनके प्रभाव में हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से कहानी ये है कि देश के पहले प्रधानमंत्री की अधिकतम आलोचना के माध्यम से शासन चल रहा है। कांग्रेस महासचिव ने लेखक आदित्य मुखर्जी की किताब नेहरूज इंडिया के विमोचन के अवसर पर कहा कि पुस्तक की सबसे बड़ी सीख ये है कि न केवल भारत के विचार की रक्षा की जानी चाहिए बल्कि नेहरू के विचार की भी रक्षा की जानी चाहिए। राज्यसभा सदस्य रमेश ने कहा कि इसकी पुरानी और नए आलोचकों से रक्षा की जानी चाहिए और इसे बदलते भारत के लिए पुनर्व्याख्यायित किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सभी नेहरू की छाया में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बक्सर सांसद ने लोकसभा में दिया बयान, केंद्र सरकार को घेरा, कई मुद्दों को उठाया, कहा लालू के समय को रेलवे ने बताया स्वर्णिम काल। जी हाँ दोस्तों, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने लोकसभा में लालू यादव के समय के रेलवे के लिए स्वर्णिम कार्य बताया और यहाँ पर सभापति को संबोधित करते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तो उस समय रेलवे के लिए स्वर्णिम काल था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मूडा मामले को लेकर प्रियंक खड़गे का ईडी पर हमला, कहा कुछ और नहीं बस गुलाम निदेशालय और बीजेपी की कठपुतली। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर और ईडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को गुलाम निदेशालय बताया, साथ ही कहा कि ईडी कुछ और नहीं बल्कि भाजपा सरकार की असहाय कठपुतली है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय गुलाम निदेशालय बन गया है
वो और कुछ नहीं बल्कि भाजपा सरकार की असहाय और लाचार कठपुतली है। मूडा मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी की लीक हुई मनगढ़ंत रिपोर्ट ने फिर से भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उपकरण के रूप में दुरुपयोग को उजागर किया है। उन्होंने पूछा कि ईडी सरकार क्षेत्र के बिना काम करते हुए जानबूझकर लोकायुक्त के लिए बनाई गई एक रिपोर्ट को मीडिया में लीक कर रहा है, जो और कुछ नहीं बल्कि अदालत को गुमराह करने का एक शर्मनाक प्रयास है जो सीएम की याचिका पर सुनवाई कर रही है। कर्नाटक के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के धन शोधन मामले का विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राकेश टिकैत का किसानों से विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान। अन्नदाता बोले पुलिस गांव से नहीं निकलने दे रही। जी हां दोस्तों, अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने उनसे बुधवार को गौतम बुद्ध नगर के 0 पॉइंट पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। टिकैत के आह्वान के बाद प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए 0 पॉइंट पर भारी संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं। पुलिस प्रशासन जगह जगह अवरोधक लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है। सरकार द्वारा अधिग्रहित अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग, अधिग्रहित जमीन के बदले 10% भूखंड आवंटन, रोजगार, यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालय और स्कूलों में क्षेत्रीय लोगों के बच्चों को दाखिले में वरीयता, 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने दोपहर करीब 1:30 बजे 160 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया था। हालांकि रात में पुलिस ने महिलाओं बुजुर्गों को रिहा कर दिया था। अभी 123 किसान पुलिस की हिरासत में हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए आ रहे किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें उनके गांव से निकलने नहीं दे रही है तथा उनके ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने इस तरह के किसी भी आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को कायम रखने और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। राहुल गांधी का संभल जाना संवैधानिक अधिकार, क्या छुपाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार? कांग्रेस का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संभल जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा कि राहुल गांधी का संभल जाना उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है तो ये माना जाएगा कि कुछ न कुछ वो जरूर छुपाना चाहती है। पहले भी उन्होंने राजनीतिक लोगों को रोकने की कोशिश की थी। आखिर ये कोशिश क्यों की जा रही है? क्या राजनीतिक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? 5 नौजवानों की हत्या हुई है, वहां पर कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी को हक नहीं है कि वो वहां जाकर शांति की अपील करें और लोगों को ढांढस बंधाएं, शोक संतप्त परिवारों से मिलें? इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस हाथरस जाने से रोकती थी। हम सब ने देखा कि वहाँ क्या हुआ। लखीमपुर जाने से रोकती थी, वहाँ पर किसानों का नरसंहार हुआ था। उन्नाव जाने से रोकती थी, जहां रेप के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए गए थे। आखिरकार यूपी पुलिस क्या छुपाना चाहती है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों को बार बार आंदोलन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है? किसानों से किया वादा क्यों नहीं करते पूरा? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मंच पर से ही कृषि मंत्री को खड़ी खड़ी सुनाई। जी दोस्तों, किसानों के आंदोलन को लेकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मंच पर ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खड़ी खड़ी सुना दी और कह दिया कि किसानों को हल्के में लेना भारी पड़ेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे प्रमुख संस्थाओं की मौजूदगी के बावजूद किसान संकट में है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसान संकट में हैं और आंदोलन कर रहे हैं तथा ये स्थिति देश के समग्र कल्याण के लिए अच्छी नहीं है। जगदीप धनखड़ की बात सुनकर शिवराज सिंह चौहान को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने अपने धुआंधार भाषण में कहा कि किसान यदि आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। उन्होंने कहा कि जो किसान सड़क पर नहीं है वो भी आज के दिन चिंतित है, आज के दिन परेशान है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिलना है तो हर व्यक्ति की आय को 8 गुना करना है। उसे 8 गुना करने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, किसान कल्याण का है। उन्होंने कहा कि मैंने 2 दिन पहले मेरी चिंता व्यक्त की थी कि किसान आंदोलित हैं। मैंने किसान भाइयों से आह्वान किया था कि हमें निपटारे की ओर बढ़ना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम अपनों से नहीं लड़ सकते, हम ये विचारधारा
विचारधारा नहीं रख सकते कि उनका पड़ाव सीमित रहेगा, अपने आप थक जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा को परेशान थोड़ी ना करना है, दिल को चोटिल थोड़ी ना करना है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसान से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खड़ी खड़ी सुनाई है कृषि मंत्री को। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले सत्ता में आए तो देंगे 400 यूनिट फ्री बिजली। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बजने में अब कुछ ही समय बाकी है। चुनाव आयोग जनवरी में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी रणनीति बनाने में जुट गई है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो प्रति माह 400 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि डिस्कॉम को बढ़े हुए बिजली बिलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को चूना लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस सख्त जांच और संतुलन लागू करेगी। बता दें कि केजरीवाल सरकार फिलहाल दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। किरारी विधानसभा में दिल्ली न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद हर राज्य में अपने सभी चुनावी वादे पूरे किए हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फ्री में योजनाओं को लागू करने में अपनी विफलता के लिए केवल बहाने बनाए और अक्षमता के लिए उपराज्यपाल और अन्य को दोषी ठहराया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने का वादा किया था। उन्होंने 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में वादा किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आते ही राजधानी दिल्ली में कूड़े के ढेर साफ कर देगी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है और पार्टी संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस से आए नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं ताकि चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत किया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी सांसदों का अडानी मामले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन, पीएम मोदी के खिलाफ लगाए नारे, जवाबदेही की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग दोहराई। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय किए जाने की मांग की। विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार के निकट एकत्र हुए तथा नारेबाजी की। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में इस मामले को लेकर उद्योगपति गौतम अडानी को तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। अडानी समूह ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संभल जाने की सारी कोशिशें नाकाम, गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे दिल्ली, बोले हम लड़ते रहेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संभल जाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही उनका काफिला रोक दिया था, जिसके बाद वो वापस दिल्ली लौट गए हैं। बता दें कि हिंसा प्रभावित संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध है। रोक के बावजूद राहुल गांधी संभल जाकर बवाल में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलना चाहते थे। राहुल गांधी ने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है लेकिन फिर भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं हुए। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में वापस आते हैं तो वो हमें जाने देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि विपक्ष नेता के अधिकारों के खिलाफ है, उन्हें मुझे जाने देना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। ये नया भारत है, ये संविधान को नष्ट करने वाला भारत है। हम लड़ते रहेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस औपचारिकता नहीं व्यवस्था निभा रही है, राहुल गांधी के संभल दौरे पर भड़की भाजपा। जी दोस्तों, पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स के 700 से अधिक कर्मियों ने आत्महत्या की है, जबकि इस अवधि के दौरान 55,555 ने इस्तीफा दे दिया है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। ये जानकारी बुधवार को राज्यसभा को दी गई। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2020 में CAPF
एनएसजी और एआर में 144 आत्महत्याएं, 2021 में 157, 2022 में 138, 2023 में 157 और 24 में 134 मामले सामने आए, जो 5 वर्षों में 730 मामले हैं। मंत्री ने कहा कि आमतौर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में काम के घंटे 8 घंटे की शिफ्ट में होते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ये परिचालन संबंधी जरूरतों के आधार पर अलग अलग होता है। बटालियनों की संरचना में आवश्यक छुट्टी प्रशिक्षण रिजर्व बनाया जाता है ताकि कर्मियों को आराम और छुट्टी मिल सके। मंत्री ने कहा कि पारदर्शी, तर्कसंगत और निष्पक्ष छुट्टी नीति को लागू करना और पर्याप्त आराम और छुट्टी सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी के घंटों को विनियमित करने के उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएपीएफ, एनएसजी और एआर की कार्य स्थितियों, सुविधाएं और कल्याण में सुधार सरकार का निरंतर प्रयास है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा और अमित शाह का मांग लिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांग लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शालीमार बाग में कुछ दिन पहले दिल दहलाने वाली वारदात हुई। 2 लड़के हिमांशु और मनीष जागरण से रात में लौट रहे थे। उसी दौरान कुछ लड़कों ने हमला किया। चाकुओं से इतना मारा गया कि मनीष की मौत हो गई, लेकिन हिमांशु बच गया। मनीष की पुलिस समय पर अस्पताल लेकर नहीं गई। चश्मदीद गवाह हिमांशु का बयान अब तक नहीं लिया गया है। एफआईआर में बयान हिमांशु का नहीं है। क्या पुलिस को ऊपर से दबाव आ रहा है? उन्होंने आगे कहा कि अगर अमित शाह से दिल्ली की स्थिति नहीं संभल रही है, उन्हें घूम घूम कर राजनीति ही करनी है, तो दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी छोड़ दें और इस्तीफा दे दें। पुलिस सुरक्षा देने की बजाय धमकी दे रही